जय हिंद स्टूडेंट्स। अपने लास्ट वीडियो में मर्दा पीएच में होने वाले मुख्य परिवर्तन देखे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मर्दा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए टॉपिक क्या था अपना, मर्दा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। और सबसे पहला है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ। दूसरा है अवक्षेपण। अवक्षेपण। तीसरा पॉइंट जो दे रखा है वो है कार्बनिक पदार्थों का विघटन। कार्बनिक पदार्थों का विघटन। तीसरा दे रखा है मूल वनस्पति। चौथा दे रखा है मूल वनस्पति। जो पांचवा पॉइंट दे रखा है वो है फसल की प्रकृति। फसल की प्रकृति। छठा जो दे रखा है मर्दा की गहराई। मर्दा की गहराई। सातवां दे रखा है नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजन उर्वरक। आठवां दे रखा है जलमग्नता। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। टॉपिक है अपना मर्दा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। और मर्दा पीएच को प्रभावित करने वाले कुल 8 कारक दे रखे हैं। कुल कितने कारक दे रखे हैं? 8 कारक, जिनमें पहला क्या है? पैतृक पदार्थ। क्या है? पैतृक पदार्थ। दूसरा है अवक्षेपण। तीसरा है कार्बनिक पदार्थों का विघटन। चौथा है मूल वनस्पति। पांचवा है फसल की प्रकृति। छठा है मर्दा की गहराई। सातवां है नाइट्रोजन उर्वरक। और आठवां है जलमग्नता। आठवां क्या दे रखा है? जलमग्नता। इनका अपन विस्तृत वर्णन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्या है? पैतृक पदार्थ। तो पैतृक पदार्थों में क्या होगा कि किसी भी चीज़ के मर्दा के लिए पैतृक पदार्थ क्या है? चट्टान। मर्दा के लिए पैतृक पदार्थ क्या है? चट्टान। अगर चट्टान की प्रकृति अम्लीय तो मर्दा का मान भी कैसा होगा? अम्लीय। चट्टान अगर क्षारीय प्रकृति की तो मर्दा भी कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति की। तो चट्टान जो उसका पैतृक पदार्थ है उसी प्रकृति के अनुसार मर्दा की भी प्रकृति होती है, मतलब उस मर्दा की गुणों को प्रभावित करते हैं। देखिए, क्षारीय चट्टानों से निर्मित मर्दाओं का पीएच अम्लीय चट्टानों से निर्मित बनी चट्टानों की अपेक्षा क्या होता है? अधिक। मतलब समझो कि पीएच मान क्षारीय का तो अधिक होगा और अम्लीय का क्या होगा? कम। तो कह रहा क्या है कि क्षारीय चट्टानों से बनी जो मिट्टी है उसका पीएच मान अम्लीय चट्टानों से बनी हुई मिट्टी की पीएच मान से क्या होता है? अधिक होता है। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि अवक्षेपण। क्या कह रहा है? अवक्षेपण। समझिए, वर्षा के जल से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम निक्षालित हो जाते हैं। तथा इनके स्थान पर अम्लीय तत्व एल्यूमिनियम हाइड्रोजन तथा मैग्नीज आ जाते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम तो क्या हो जाएंगे? निक्षालित हो जाते हैं। और इनके स्थान पर अम्लीय तत्व कौन कौन से? क्षारीय तत्व तो निकल गए, उनके स्थान पर कौन से आ गए? अम्लीय तत्व। और कौन कौन से? एल्यूमिनियम हाइड्रोजन और मैग्नीज आ जाते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोजन और मैग्नीज आ जाते हैं, जिससे मर्दा पीएच का मान कम हो जाता है। समझो क्या कहना चाह रहा है कि वर्षा जल से क्षारीय जो तत्व हैं, जिससे कैल्शियम और मैग्नीशियम वो तो क्या हो जाएंगे? निक्षालित हो जाते हैं। और उनके स्थान पर जो से अम्लीय तत्व हैं, हाइड्रोजन है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीज है, आ जाते हैं। तो क्षारीय तत्व निकल गए, अम्लीय तत्व आ गए, तो मर्दा पीएच का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मर्दा पीएच का मान कम हो जाएगा तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय। आगे देखो, कार्बनिक पदार्थों का विघटन। समझो, कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल। और अपन ने पिछली वीडियो में देखा था, कार्बनिक अम्ल बनाया था अपन ने CO2 और H2O से, बना क्या था? H2CO3। तो देखो, कार्बनिक अम्ल CO2 तथा जल का उत्पादन होता है। मतलब अब कार्बनिक अम्ल थे, अब कार्बनिक अम्लों का क्या होगा? विघटन होगा। और कार्बनिक अम्लों का विघटन होगा तो जैसे अपन ने H2CO3 का विघटन करवाया,
H2CO3 का विघटन करवाया। तो इसको दो पार्ट में बांट दिया, 2H प्लस और CO3 2 माइनस, 2H प्लस और CO3 2 माइनस। अब CO3 2 माइनस को भी दो पार्ट में बांटते, एक तो ले लिया CO2, एक ले लिया O2 माइनस, एक तो ले लिया CO2, एक क्या ले लिया O2 माइनस। तो 2H प्लस किसके साथ बंध बनाएगा, O2 माइनस के साथ। क्या 2H प्लस किसके साथ बंध बनाएगा, O2 माइनस। तो 2H और O2 की बनकर क्या बन जाएंगे, H2O, और यहाँ से कौन निकल गया, CO2, यहाँ से कौन निकल गया, CO2। तो H2CO3 जो कार्बनिक अम्ल है उससे CO2 और H2O का उत्पादन होता है। किस किस का उत्पादन होता है, CO2 और H2O का उत्पादन होता है। आगे देखो, ये कार्बनिक अम्ल कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोहाइड्रेट से क्रिया करके, ये जो कार्बनिक अम्ल लाइक H2CO3 जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्रिया करके उनके बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं। ये कार्बनिक अम्ल कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्रिया करके उनका बाइकार्बोनेट्स का निर्माण करने का काम करते हैं, जो जल में विलय होने के कारण निक्षालित हो जाते हैं। और जो बाइकार्बोनेट्स बनते हैं वो बाइकार्बोनेट्स जल में विलय होने के कारण निक्षालित हो जाते हैं, और जिसके फलस्वरूप मृदा की में अधिक अम्लीयता हो जाती है। अब जो भाष्मिक धनायन थे, क्षारीय प्रकृति के जो धनायन थे वो तो निक्षालित हो गए, तो वहाँ पर बच गए क्या, अम्ल। तो मृदा की में कौन सी मान बढ़ जाएगा, अम्लीयता का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मूल वनस्पति। क्या आ रहा है बेटा, मूल वनस्पति। तो जंगली वनस्पतियों के अंतर्गत निर्मित मृदाओं, जंगली वनस्पतियों के अंतर्गत निर्मित मृदाओं घासों पर निर्मित मृदाओं की अपेक्षा अधिक अम्लीय होती है। घासों पर निर्मित मृदाओं की अपेक्षा अधिक अम्लीय होती है। शंकुधारी पौधे चौड़ी पत्ती वाले पौधों की तुलना में अधिक अम्लीयता पैदा करते हैं। शंकुधारी पौधे चौड़ी पत्ती वाले पौधों की तुलना में अधिक अम्लीयता उत्पन्न करते हैं। तो बात किसके कर रहे थे, मूल वनस्पति की। क्या कह रहे हैं कि जंगली वनस्पतियों के अंतर्गत निर्मित मृदा घासों पर निर्मित मृदाओं की अपेक्षा अधिक अम्लीय होती है। फिर शंकुधारी जो पौधे चौड़ी पत्ती वाले पौधों की तुलना में अधिक अम्लीयता उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फसल की प्रकृति। क्या है, फसल की प्रकृति। समझो, घास वाली फसलें, जो घास देती है, घास वाली फसलें होती है, घास वाली फसलें मृदा पीएच को प्रभावित नहीं करती है। जो घास उत्पन्न करने वाली फसलें हैं वो मृदा पीएच को प्रभावित नहीं करती है, जबकि दलहनी फसलें मृदा पीएच कम करने में सक्षम होती है। घास वाली फसलें मृदा पीएच पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, जबकि दलहनी फसलें मृदा पीएच को कम करने का कार्य करती है। मृदा की गहराई। समझो, शुष्क क्षेत्रों के अतिरिक्त मृदा अम्लता मृदा की गहराई के साथ बढ़ती है। शुष्क क्षेत्रों के अतिरिक्त मृदा अम्लता मृदा की गहराई के साथ बढ़ती है, मृदा की गहराई के साथ बढ़ती है। कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, क्या, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां निचली सतह का पीएच पृष्ठ सतह की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर निचली सतह के पीएच का मान क्षारित लीचिंग प्रोसेस के द्वारा क्षार नीचे जा रही तो पीएच का मान ऊपरी सतह की अपेक्षा अधिक होता है। आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजन उर्वरक। तो देखो, नाइट्रोजन उर्वरक में नाइट्रोजन मतलब नत्रजन, एन, नाइट्रोजन उर्वरकों से अम्लीयता पैदा होती है। नाइट्रोजन उर्वरक क्या करते हैं, अम्लीयता पैदा करने का काम करते हैं, और कम नाइट्रोजन प्रयोग करने से कम अम्लता पैदा होती है। और नाइट्रोजन का उपयोग अगर यदि कम करते हैं अपन तो अम्लीयता भी कम पैदा होती है। फिर आ रहा है जलमग्नता। जलमग्नता, सामान्यतः जलमग्नता के कारण अम्लीय मृदाओं का पीएच मान बढ़ जाता है। सामान्यतः जलमग्नता के कारण, जल में किसी फसल के डूबने के कारण या मृदा के जल में डूबने के कारण, मृदा पर पानी भरे रहने के कारण, जलमग्नता के कारण अम्लीय मृदाओं का पीएच मान बढ़ जाता है और क्षारीय मृदाओं का पीएच मान घट जाता है। यदि मृदा अम्लीय है तो और जलमग्नता जैसी समस्या उत्पन्न होगी तो पीएच का मान बढ़ जाएगा, और यदि मृदा क्षारीय है, जलमग्नता उत्पन्न होगी तो पीएच का मान कम हो जाएगा।
तो ये 8 पॉइंट है जो क्या बता रहे हैं, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से पढ़े बेटा अपन ने। सबसे पहले पढ़ा अपन ने पैतृक पदार्थ, दूसरा अपन ने पढ़ा अवक्षेपण, तीसरा कार्बनिक पदार्थों का विघटन, चौथा है मूल वनस्पति, पांचवा है फसल की प्रकृति, छठा है मृदा की गहराई, सातवां है नाइट्रोजन उर्वरक और आठवां है जलमग्नता। इस प्रकार कुल कितने पॉइंट है बेटा, 8 पॉइंट जो क्या करता है, मृदा की पीएच को प्रभावित करते हैं।